स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम 10th क्लास के बायो के लेसन में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और उसके बाद कार्बन साइकिल को डिटेल से डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की इम्पॉर्टेंस क्या है। नाइट्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का एक कंपोनेंट होता है। Proteins are made up of smaller units called amino acids और नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अमाइनो एसिड्स, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो मिलकर पेप्टाइड्स बनाते हैं और देन पेप्टाइड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन्स। अगर हम एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक अल्फ़ा कार्बन जो सेंट्रल कार्बन होता है, एक तरफ ये हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होता है, इसके एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप होता है। इस अमाइनो ग्रुप में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ से ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन होता है। तो नाइट्रोजन प्रोटीन्स का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा नाइट्रोजन हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होती है, जो कि लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। उनके अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और आरएनए जो है वो प्रोटीन्स बनाने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर हम एक न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस होती है। नाइट्रोजनस बेस के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल की क्या क्या स्टेजेस होते हैं। इसकी 3 मेन स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, सेकेंड इज़ एसिमिलेशन एंड थर्ड इज़ डीनाइट्रिफिकेशन। इन सब को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इनके फर्दर कितने वेज हो सकते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स जो है इसके 2 वेज होते हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके ज़रिए से नाइट्रेट्स बनते हैं, एंड सेकेंड इज़ अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। इसके रिज़ल्ट में भी हमारे पास नाइट्रेट्स बनते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये 3 तरह से हो सकती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये दोनों जो है ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं। और थर्ड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि हम खुद करते हैं, कमर्शियली कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट या सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। लेकिन ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट्स हैं, वो इसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से पिक नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाए, फिर इसको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है ये 2 एटम्स जो हैं वो इसके मिलकर मॉलिक्यूल बनाकर एटमॉस्फेयर में इस शक्ल में प्रेजेंट होते हैं और ये इनर्ट होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो सबसे पहले इन 2 एटम्स को अलग अलग करना ज़रूरी होता है, उसके बाद इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग की वजह से या उनके ज़रिए से होती है। लाइटनिंग बोल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो कि इनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है और उसके बाद जो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है या वो टूट जाता है। वो जैसे ही टूटता है तो उसके बाद एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना देता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म के साथ क्लाउड्स के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो ये ऑक्साइड्स उस वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ कंबाइन करके हमारे पास नाइट्रेट्स बना देते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का पर्पस है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसके बाद एक और जो तरीका है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ये दो तरह से होती है, एक फ्री लिविंग या नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं रह रहे होते, और दूसरा सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के ज़रिए से, जो कि हमने पहले भी सिम्बियोसिस के चैप्टर में पढ़ा था कि ये राइजोबियम इसको कहते हैं, जो कि लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका उस प्लांट के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। ये प्लांट को ये फ़ायदा देते हैं कि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन रिटर्न उनको शेल्टर और फूड मिलती है। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये नेचुरल नहीं होती, ये कमर्शियली बनाई जाती है। इसके अंदर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिसके नतीजे में पहले अमोनिया बनता है और फिर अमोनिया को अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इसको एज फर्टिलाइज़र या खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ज़मीन में डाला जाता है। तो इससे भी ये हमारे पास सॉइल में नाइट्रेट्स आ जाते हैं और प्लांट्स इनको डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इन तीनों नाइट्रोजन फिक्सेशन के तरीक़ों में से सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, या ये मोस्ट कॉमन है। ये हमारे पास राइजोबियम है जो कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और रियल लाइफ में ये इस तरह से नज़र आते हैं। ये रूट नोड्यूल्स हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, हमारे पास नाइट्रेट्स बनाने का जो दूसरा तरीका हमने पढ़ा था वो है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। इस नाम से पता चल रहा है कि पहले अमोनिया बनेगा और उसके बाद फिर नाइट्रेट्स बनेंगे। इसमें जो डेड ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स के नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर यूरिया और यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करते हैं, इनको ब्रेक डाउन करते हैं और अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं, जिसमें अमोनिया बनता है और वो बैक्टीरिया जो है वो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद इस पर एक और तरह के बैक्टीरिया एक्ट करते हैं जिनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद एक और टाइप ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, जिसके नतीजे में अमोनिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं नाइट्रोसोमोनास, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रोबैक्टर ये एक और टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्राइट्स को वापस नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे पास पर्पस था फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, फर्स्ट स्टेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। ओके, इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल की नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, सेकंड स्टेज, जो कि है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि जब नाइट्रेट्स बन जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब नाइट्रोजन इस शक्ल में आ जाती है कि उसको प्लांट्स यूज़ करें, तो उसकी यूटिलाइजेशन या उसको यूज़ करना बाय द ऑर्गेनिजम्स, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इसमें नाइट्रेट्स प्लांट्स के अंदर जाते हैं, प्लांट्स उनको यूज़ करते हैं, और उसके बाद जब एनिमल्स इनको यूज़ करके प्रोटीन्स बनाते हैं अपने बॉडी में, और फिर जब एनिमल्स उन्हीं प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स या वो प्रोटीन्स एनिमल्स के बॉडी में चली जाती हैं और एनिमल्स उनको यूटिलाइज़ करते हैं, उनको अपने बॉडी का एक पार्ट बनाते हैं, और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स नाइट्रेट्स को अपने बॉडी में एसिमिलेट करते हैं। लास्ट स्टेप जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन है। यहाँ तक अभी हमने ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन किस तरह एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में आती है। अब इसका लास्ट स्टेप ये है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजन आ जाती है तो फिर वापस, क्योंकि साइकिल कंप्लीट करना है, तो वो वापस एटमॉस्फेयर में कैसे जाती है, तो वो डीनाइट्रिफिकेशन के ज़रिए से जाती है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया के ज़रिए से होता है, और इसमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है या उसका एक पार्ट बन जाती है।
लेकिन अगर एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन या बहुत ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन होगी तो उसकी वजह से नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी सॉइल के अंदर और उसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाएगी। अगर कोई ऐसी सॉइल है जहाँ पे वाटर लॉगिंग या वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एनएरोबिक होते हैं, ये ऑक्सीजन की कमी या विदाउट ऑक्सीजन फंक्शन करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की किसी जगह पे कमी होगी तो इन बैक्टीरिया की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और ये ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे, सॉइल में से ज़्यादा नाइट्रोजन को निकाल कर एटमॉस्फेयर में डालेंगे। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक मैटर अकुमुलेट हो जाए या जमा हो जाए किसी सॉइल में तो भी इन बैक्टीरिया या इन डिकम्पोजर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से डीनाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और उससे भी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में एटमॉस्फेयर को दी जा रही होती है। कि ये हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल की डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है और ये थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के ज़रिए से इसकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। इसके अलावा जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास नाइट्रेट्स बनते हैं। ये नाइट्रेट्स दे एसिमिलेट इनटू प्लांट्स बॉडी। ये नाइट्रेट्स प्लांट्स के अंदर जाते हैं, प्लांट्स को जब एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो ये एनिमल्स के अंदर चले जाते हैं और यही नाइट्रेट्स हैं इनको कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस एटमॉस्फेयर में भी भेज रहे होते हैं एट द सेम टाइम। दूसरी तरफ जब इनकी डेथ हो जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की तो डिकम्पोजर्स या जो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो पहले अमोनिया और फिर उसके बाद नाइट्राइट्स और फिर एंड पे नाइट्रेट्स बनाते हैं जो कि दोबारा प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ करते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। ये तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।